आज हम लोग सरवाइव करने जा रहे हैं 99 इयर्स गॉड बनकर। अब एज गॉड मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा एविल पावरफुल एंटिटीज को हराना है, साथ में मुझे अपने बेटे को भी प्रिजन एस्केप कराना है। इस वीडियो में हम लोग गॉड की पूरी बैक स्टोरी जानने वाले हैं, साथ में हम लोग को ये भी पता चलेगा कि सैम्यूल, जेनेसिस और केनी को गॉड ने क्यों बनाया। और भी इस वीडियो में कई ऑसम चीजें हैं, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है उस टाइम से जब माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड में गॉड्स का राज था। ज़्यूस वन यहाँ का मेन गॉड था। यही था जिसने माइनक्राफ्ट के अर्थ को क्रिएट किया था और जो इस हेवन को बना के यहाँ पर रह रहा था बाकी गॉड्स के साथ। इसके बेटे का नाम हर्क्यूलस था। अब क्योंकि ये गॉड का बेटा है तो 100% इसके पास कुछ तो ऐसी पावर होगी जो कि इसको स्पेशल बनाती है, बट नहीं, इसके पास बचपन में कोई भी पावर्स नहीं थी। इसी बात से ज़्यूस बहुत परेशान रहते थे क्योंकि ये सोचते थे कि इनके बेटे के पास ऐसी स्ट्रेंथ की पावर होगी जिससे कोई भी एनिमी को ये लोग टेक डाउन कर सके। पर यहाँ पर तो सीन कुछ और ही था। बट वेट, गॉड का कौन एनिमी हो सकता है? अब आपको तो पता ही है, जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई भी है। उसी तरह जहाँ पे गॉड है वहाँ पर डेविल भी होगा होगा। बट गॉड ने डेविल को कैप्चर करके रखा हुआ था हेवन के बाहर की तरफ में बने हुए एक छोटे से प्रिजन में, जहां पर किसी का जाना अलाउड नहीं था। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई बहुत मेहनत से अपनी बिल्ड बनाए और आपके दोस्त जाके उसे 2 मिनट में तोड़ दे रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आप बड़े बड़े बिल्ड बनाओ और उन्हें कोई तोड़े भी ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो असुबा एमसी। तो कैसे असुबा एमसी में मिल जाता है आप लोग को लैंड क्लेम का अवसर। मतलब लिटरली अगर आप लोग एक बार इस लैंड को क्लेम कर लेते हो तो इसके अंदर आप कुछ भी करो, सिर्फ आप ही लोग उसे रिमूव कर सकते हो। इवन आपकी चेस्ट को भी कोई और नहीं खोल पाएगा। सो कैसे असुबा वाले बहुत इवेंट्स भी होस्ट करते हैं। इधर कुछ दिनों पहले उन्होंने एक इवेंट भी होस्ट किया था जिसकी प्राइस 20,000 थी। अगर आप लोग असुबा एमसी के सर्वर में जाके /refer नंबर लिखते हो तो आपको एक नेथराइट की हो मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप लोग लैंड को क्लेम कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको कोई चीज बाय करनी है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर में इनके जाके बाय कर सकते हो। और गाइस, इनका एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे कमाल की बात यह है कि इनके ऐप से आप लोग डायरेक्ट लैंड को खरीद सकते हो। इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्टिंग रैंक को भी ले सकते हो, जिसकी हेल्प से आप लोग को बहुत ओपी R1 मिल जाएंगे और साथ में आपको काफी कमांड का एक्सेस भी मिल जाएगा। इससे आप बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन सकते हो। तो अगर आप भी इनके इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इनके मेन डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से जाओ और इनका ओसुबू का सर्वर ज्वाइन कर लो। एलिजाबेथ, डेविल ऑफ डार्कनेस। सतन, द डेविल ऑफ लाइज। रोजवुड, द ब्यूटी डेविल। इन 3 डेविल के साथ था यहाँ पर हार्ट ऑफ द हेल। इसी से सारे डेविल्स को पावर मिलती थी, इसीलिए हम लोग के गॉड ज़्यूस ने इसे भी वहाँ से उखाड़ के यहाँ लाके लगा दिया था। वहाँ तक पहुँचने के सारे रास्तों को तोड़ दिया गया था और पूरे किंगडम में स्पेशली कहा गया था कि उस लोकेशन पर कोई भी नहीं जाएगा। ज़्यूस अपने किंगडम के सबसे तेज लाइब्रेरियन से बात करता है और दोनों मिलके एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ ऐसी मशीन बनाएंगी जिससे डेविल्स की पावर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत ही इजी था, बट एक्चुअली में इसको करने के लिए हम लोग को डेविल को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। बहुत सालों की लगातार मेहनत के बाद फाइनली ज़्यूस और उसके सारे मंत्रियों ने मिलकर ऐसी मशीनें बना ली थी जो कि डीमंस की सोल से उनकी पावर को एक्सट्रैक्ट करती है और बदले में नए नए वेपन्स और एंटिटीज को फॉर्म करती है। इस काम को करने के लिए उन्होंने एलिजाबेथ और सतन जैसे पावरफुल डीमंस को आजाद करना पड़ा था। एक चैम्बर में इनको रखा गया था और जो इनके साइड वाला चैम्बर था वहाँ पे नई एंटिटीज और टूल्स का फॉर्मेशन होगा। गॉड ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सारे वेपन्स और टूल्स जो ये लोग फ्यूचर में बनाने वाले थे उसके टेस्ट सब्जेक्ट के लिए गॉड को कोई ऐसी एंटिटी चाहिए थी जिसपे किसी भी वार का कोई असर ही ना हो। मतलब लिटरली वो किसी भी चीज से मरे ना। गॉड ने अपना वहां के सारे लाइब्रेरियंस का, एलिजाबेथ, सतन, हार्ट ऑफ द हेल, इन सब की पावर्स को मिला के एक ऐसी एंटिटी को जन्म दिया जो कि आने वाले टाइम की सबसे पावरफुल एंटिटी बनने वाली थी। गॉड को ये बात पता थी कि उन्होंने एक अनस्टॉपेबल बीइंग को क्रिएट कर दिया है, इसीलिए वो उसे बहुत ही ज्यादा सेफ प्रोटेक्टेड बेडरॉक के केज में रखा करते थे और वहां पे उन्होंने अपने सबसे पावरफुल मैजिशियन को रखा था जो कि कंटिन्यूअसली उसे 24/7 ड्रीम्स दिखाया करता था। गॉड ने उस एंटिटी का नाम रखा रेड ब्राइम। उस समय किसी को ये बात नहीं पता थी कि रेड ब्राइम ही वो एंटिटी है जो आगे चल के कहलाती है ओमनी। अगर मैं आपको रेड ब्राइन की पावर्स का हिंट दूं तो वो चुटकी बजा के इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसके सामने एक क्या 100 गॉड्स भी कुछ नहीं है और साथ में उसे मारा नहीं जा सकता है। इसीलिए गॉड जो भी नए वेपन को फॉर्म करते उसकी टेस्टिंग इसके ऊपर किया करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि इन एंटिटीज और टूल्स को बनाने में बहुत सालों का समय लग रहा था।
इन 20 इयर्स में गॉड और उसकी टीम ने मिलकर बहुत ढेर सारे वेपन्स को बनाया था। इसमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल माने जाते थे। साथ में ज्यूस अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी अलग अलग गॉड्स को बनाया जा रहा था। एक दिन ज्यूस को एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड बनाने का आइडिया आता है। उस स्वॉर्ड को बनाने के लिए ज्यूस वही सारे मटेरियल्स और डीमंस को यूज करने वाला है जो कि उसने यूज किए थे रेड ब्राइन को बनाने के समय में। बट पिछले बार हार्ट ऑफ द हेल का सिर्फ 10% यूज हुआ था, बट इस बार वो उसका 80% यूज करने वाला था। वो देखना चाह रहा था कि इतनी पावर का यूज करके कौन सी स्वॉर्ड बनती है और उसकी एबिलिटीज क्या होंगी। बट ज्यूस की ये सबसे बड़ी गलती थी। मेरी बात आपको यहाँ पे समझनी है। हार्ट ऑफ द हेल कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक जीती जागती एंटिटी थी। द ग्लोइंग बर्ड के पास इतना ज्यादा पावर आ गया था कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो अपनी सारी पावर को हर्ट के फॉर्म में कर देती है और डीमंस को सप्लाई करती है। बट उसका मोटिव कभी भी किसी को हार्म पहुंचाना नहीं था। बट शायद ये बात गॉड समझ नहीं पाए थे, इसीलिए उन्होंने उसे भी कैद करके रखा हुआ था। उस दिन से ग्लोइंग बर्ड उस हर्ट में कैद है और वहां से निकलने के लिए वो एक राइट टाइम का वेट कर रही थी जो कि अब आने वाला था। जैसे ही गॉड हार्ट ऑफ द हेल को वहां से हटाते हैं तभी वहां पे बहुत तेज भूकंप आता है। उस समय गॉड इस भूकंप को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका तो पूरा ध्यान लगा हुआ था अपने पावरफुल स्वॉर्ड को बनाने में। एंडरब्राइन की जेल के पास गॉड ने उन सारी एंटिटीज को भी रख दिया। शायद उन्हें इसका अंजाम नहीं पता था कि क्या होने वाला है। रेड ब्राइन के पास आने के बाद जैसे मानो इन सारी एंटिटीज में वापस से जान आ गई है। इन सबको एक बहुत पावरफुल पावर इनके आसपास फील होने लगती है और फिर सब मिलके अपनी पावर्स को एक करते हैं ताकि वो उस लाइब्रेरियन को मार सके जो कि रेड ब्राइन को सपने दिखा रहा था। और ऐसा होता भी है। सारे डीमंस अपनी पावर को एक करते हैं और एक ही झटके में उस लाइब्रेरियन को मार गिराते हैं। हीरो ब्राइन के दिमाग में चल रहा 20 सालों से सपना अचानक टूट जाता है और वो होश में आ जाता है। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहता, वहां से सिर्फ अपनी पावर का यूज करके गायब हो जाता है। साथ में वो अपने साथ उन चारों डीमंस को भी ले जाता है। कुछ ही देर बाद रहस्यमय तरीके से पूरे किंगडम पे अलग अलग तरह की बिजलियां गिरने लगती हैं। ये इतनी ज्यादा होती है कि पूरा किंगडम तबाह होने के कगार पे आ जाता है। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि ये बिजलियां वहीं गिर रही थी जहां पर रेड ब्राइन ट्रैप था। जब गॉड वहां पर रेड ब्राइन को नहीं पाते तो उन्हें ये तो पता चल जाता कि वो एस्केप कर गया, लेकिन यार वो एस्केप करके जाएगा भी कहाँ। इसी नाते गॉड लग जाते हैं ढूंढने को रेड ब्राइन को उसी किंगडम में अलग अलग जगहों पर। उस दिन वो हर तरफ देखते हैं बट उन्हें रेड ब्राइन का कहीं पे अता पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ सालों बाद रेड ब्राइन रिटर्न होता है। कुछ सालों बाद एक बार फिर से रेड ब्राइन उसी किंगडम में आता है, पर इस बार वो उस दिन से ज्यादा ताकतवर रहता है जब वो यहाँ से भागा था। गॉड को कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील होती है तो वो चले जाते देखने के लिए कि कौन है। और जब वो देखते हैं कि वहाँ पे रेड ब्राइन है तो पहले वो उससे प्यार से बात करने का ट्राई करते हैं। रेड ब्राइन को गॉड की सारी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता था। आफ्टर ऑल वो उन्हीं के डीएनए से बना था। रेड ब्राइन गॉड की सारी सुनी हुई बातों को अनदेखा करता है और फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस दिन गॉड को तो ये बात पता रहती है कि वो उस फाइट को नहीं जीत पाएंगे क्योंकि रेड ब्राइन अपने आप को मल्टीप्लाई करते जा रहा था। गॉड को वहां से जान बचा के भागना पड़ा, लेकिन फिर अचानक सर के पीछे गॉड के बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब तक गॉड को होश आता है तब तक रेड ब्राइन उन्हें उसी बेडरॉक प्रिजन में ट्रैप कर देता है जहां पे वो इतने सालों से था। और फिर वो गॉड को एक क्रीपी सी स्माइल देके कहता है अब एक्सपेरिमेंट शुरू करें। बहुत सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद रेड ब्राइन ने कुछ बहुत ही ज्यादा ओपी वेपन्स बना लिए थे। ताजुब की बात ये थी कि उसने जो वेपन्स बनाए थे वो गॉड से 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल थे।
सारी वेपन और आर्मर को लेके एक दिन अचानक रेड ब्राइन पता नहीं कहाँ उड़ते उड़ते चला गया इस किंगडम से दूर। वो कहाँ गया और क्यों गया, इस बात का तो आंसर शायद किसी के पास नहीं होगा। जाने से पहले रेड ब्राइन ज्यूस के एक लौते बेटे हरक्यूलस को भी लाके उसी बेडरॉक प्रिजन में ट्रैप कर देता है। अब ज्यूस अपने बेटे को ऐसी हालत में देख नहीं सकता था और वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद टेस्ट सब्जेक्ट उसका बेटा बने, इसीलिए वो अपनी सारी पावर को स्टोर करता है और अपने बेटे को वहां से कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। जिस दूसरे प्लेनेट पे ज्यूस अपने बेटे को टेलीपोर्ट करता है उसे वो पिछले 20 सालों से बना रहा था। वो था माइनक्राफ्ट का नॉर्मल वर्ल्ड। वो बात अलग है कि ये चीज अभी भी अंडर डेवलपमेंट में थी और इसमें बहुत काम बचा था, लेकिन इतनी तो थी कि यहाँ पर सरवाइव किया जा सके। अब हरक्यूलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो दिन रात मेहनत करता था इतना स्ट्रांग बनने के लिए कि रेड ब्राइन को टक्कर दे सके और उसे मार गिराए। So guys, that's it for today's video। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो यार। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाके जरूर बताना कि आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। हम लोग को इसके अगले पार्ट में ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे हरक्यूलिस अपने पापा को बचाता है और क्या वो बचा भी पाता है कि नहीं। तो बस इसी सस्पेंस के साथ हम लोग इसी स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। गुड बाय।